औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हम अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पर लेक्चर की सीरीज बनाने का सिलसिला शुरू किया है, तो इस सिलसिले में ये हमारी अगली सीरीज का लेक्चर है जो कि पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 2 चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये वो वाहिद चैप्टर है जिसकी एप्लीकेशन, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी प्रोविजन है, सबसे ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर अगर किसी प्रोविजंस का इस्तेमाल होता है तो वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में होता है। क्योंकि आए रोज हम देखते रहते हैं कि आला अदालतें बुनियादी हकूक की बात कर रही होती हैं। मीडिया पर अगर हम कोई प्रोग्राम देखें तो उसमें भी बुनियादी हकूक की बात हो रही होती है, और अगर हम किसी अब आम आदमी की बात सुने तो वो भी अपनी हकूक की बात करता है। तो लिहाजा ये हकूक की बातें, ये बुनियादी हकूक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम शहरियों को मुहैया किए हैं, वो उनके वेस्टेड राइट्स हैं। नॉट स्टैंडिंग विद इट कि ये वेस्टेड राइट्स हैं या वैसे कंसेप्चुअल राइट्स हैं, बिकॉज इन लीगल फिलॉसफी इस बात पर भी मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद हैं वेदर दीज राइट्स, दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेस्टेड राइट और नॉट। वेस्टेड राइट से मुराद ये होता है कि ये बुनियादी वो हकूक हैं कि जब कोई इंसान, जब कोई ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पर आता है, किसी भी इंसान की पैदाइश होती है, तो ये उसके बुनियादी हकूक उसे उसी वक्त ही मिल जाते हैं। तो लिहाजा ये भी कहा जाता है कि ये वो हकूक हैं जो किसी भी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं। जब हम लीगल फिलॉसफीज में मुख्तलिफ थ्योरीज को देखेंगे तो इस पर भी बहस करेंगे। तो आज हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो बुनियादी हकूक के बारे में है, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये वो फंडामेंटल का चैप्टर्स है कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो तो इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हिस्सा भी, उसमें भी से सवाल आ सकता है, और इसमें किसी भी प्रोविजन, किसी भी आर्टिकल पर या किसी 2 या 3 आर्टिकल के मिलाप पर कोई एक ऐसे भी आ सकता है। और अगर प्रीवियस पेपर्स मुख्तलिफ महकमाजात के, CSS के, PMS के या सिविल जज साहबान या एडिशनल जज साहबान के पेपर देखे जाए तो फंडामेंटल के चैप्टर में से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से न सिर्फ MCQs के क्वेश्चन आए हैं बल्कि इसमें से ऐसे भी आ जाता है। तो लिहाजा ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो आइए ये आर्टिकल 8 से शुरू होकर आर्टिकल 28 तक है, तो इसमें हम इसको एक एक करके देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 8 से, ये चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स का शुरू हो रहा है। आर्टिकल 8 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये FR इस बात को शो कर रहा है कि बोर्ड पे जगह की कमी की वजह से मैंने एब्रीवेशन लिख दिया फंडामेंटल राइट्स को FIR की सूरत में। FR लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। सिंपली इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत या लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि जो इंसान के किसी बुनियादी हक के खिलाफ हो। 2
इसके बाद आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के मुतल्लिक है। आर्टिकल 9 सिंपली ये कहता है कि हुकूमत, लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी लेता है। उसके बाद आर्टिकल 10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट और डिटेंशन। ये वो सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है अरेस्ट एंड डिटेंशन के केसों में। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर कोई इल्जाम लगता है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, तो ये पुलिस पर लाजिम है कि वो विदिन 24 आवर्स उस मुलजिम को लेकर कंसर्न लर्नड मैजिस्ट्रेट के पास पेश करे, ताकि जज साहब उस मुकदमे की नौइयत को, उस जुर्म को, उसके लवाजमात को देखें कि क्या आया वाकई ही पुलिस ने ठोस शहादत की बुनियाद पर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है या पुलिस ने फैंसीफुल मैनर में एक्ट किया गया है। तो ये वो बुनियादी आर्टिकल है जो अरेस्ट एंड डिटेंशन के केसों में सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो इससे मुतल्लिका 10A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फेयर ट्रायल। ये किसी भी ऐसे के हवाले से जो बात हो रही थी कि ये वो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि जिसमें से ऐसे भी कवर हो सकता है, तो वो आर्टिकल है, आर्टिकल 10A, जो बाद में अमेंडमेंट हुई और आर्टिकल 10 इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें राइट टू फेयर ट्रायल की बात की गई है। अगर राइट टू फेयर ट्रायल की फुली एक्सप्लेनेशन में जाया जाए तो इस पर खुद एक लेक्चर्स की सीरीज की जरूरत है, लेकिन हम मुख्तसरन ये आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल बुनियादी सेंस में है क्या। ये वो राइट है जब भी किसी अगर मुलजिम हो या वो चाहे सिविल मैटर हो, कोई एग्रीव्ड पार्टी हो, कोई लिटिगेंट हो, अगर क्रिमिनल साइड पे हो या सिविल साइड पे हो, तो दोनों सतह पर उसके जो मुकदमात चलते हैं अदालतों में, कोर्ट्स ऑफ लॉ में, या किसी भी कॉम्पिटेंट फोरम के पास या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनके मुकदमात ट्रायल किए जाए। और ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ की बात करता है और ईच एंड एवरी वेल एस्टेब्लिश्ड राइट ऑफ द अलेज्ड अक्यूज्ड बात करता है। इसके आगे हम देखेंगे आर्टिकल 11 है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर ETC प्रोहिबिटेड। इस आर्टिकल के जरिए स्लेवरी जो कि गुलामी को जाहिर करती है, फोर्स्ड लेबर के जो जबरी मुशक्कत बच्चों से ली जाती है, उसको इसमें प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है, इसको बैन किया गया है। अब तो फोर्स लेबर पर और स्लेवरी पर पाकिस्तान में भी अलहदा से स्पेशल एनेक्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा अब हम आते हैं आर्टिकल 12 की तरफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये वो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव। जूरिस्प्रूडेंस में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में ये एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि अगर आज कोई नई लेजिस्लेशन आती है, कोई नया कानून बनता है, तो उसके तहत अगर उसी मुतल्लिक उसी नौइयत के मुकदमात अगर उससे पहले चल रहे होंगे, तो ये आज की जो एनेक्टमेंट नई बनी है उस पर लागू नहीं होगी, बल्कि उसका इतलाक फ्यूचर से होगा। रिट्रोस्पेक्टिव पीछे से नहीं होगा, बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, आगे से उसका इतलाक होगा। तो इस पर भी एक अलहदा लेक्चर बनाएंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। जी, तो अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 भी इतना अहम है कि इस पर भी एक ऐसे कवर हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्योंकि इसकी 2 क्लासेस हैं। यहां हमने सिर्फ आपको बोर्ड पर समझाने के लिए मुख्तसरन लिखा है। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 13(1) है
जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट को कवर करता है, और एंड जो है ये उसकी दूसरी क्लास है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट क्या है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी सिंपली हम यही कहते हैं कि एक मुजरिम को एक मुकदमे में एक ही दफा ट्रायल किया जा सकता है और उसको एक ही दफा सजा दी जा सकती है। एक ही जुर्म की दो दफा सजा किसी भी मुजरिम को नहीं दी जा सकती। ये डबल जेपर्डी का कंसेप्ट है जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट की सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड करता है। इसी तरह सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्लॉज में ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन विच इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ, कि कोई भी मुजरिम हो या मुलजिम हो तो उसे मजबूर करके कोई ऐसा जवाब नहीं लिया जा सकता कि जो जिसके वो जवाब देने से वो जवाब से कसूरवार ठहरे या गिल्टी करार पाए, तो उसको इन्फ्रोज नहीं किया जा सकता। तो हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन आई रोज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी होती रहती है, इसी तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी होती रहती है, और इसी तरह अदालत उज़्मा पाकिस्तान में भी हो रही होती है। वो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 14, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन ईटीसी। इसमें डिग्निटी ऑफ मैन की बात की गई है कि इस पूरे कुर्रा अर्ज पर अगर कोई सबसे ज्यादा किसी भी अहमियत की हामिल कोई शय है तो वो इंसान है, वो इंसान की डिग्निटी है। कोई भी चीज इंसान की डिग्निटी से बढ़कर नहीं है और वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होगी, और इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट्स में डिग्निटी ऑफ मैन को प्रोटेक्ट किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली के फ्रीडम ऑफ असेंबली की इजाजत दी गई है। आर्टिकल 17 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाजत है। इसी तरह आर्टिकल 18 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का कारोबार कर सकता है, वो कोई भी अपनी असेंबली ज्वाइन कर सकता है। बहरहाल वो अनलॉफुल असेंबली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एसोसिएशन है तो बैंड एसोसिएशन, कालादम तंजीम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम चलते हैं आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। ये आए रोज जो हम आप सोशल मीडिया पे या वैसे ओवरऑल देखते हैं कि हर बंदा अपने ख्यालात का इजहार अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसी तरह आर्टिकल 20 है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स में आपको वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कि हर आदमी, हर इंसान अपनी मर्जी का रिलीजन कर सकता है, अपना सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो एक मखसूस रिलीजन का पैरोकार हो, बल्कि ये उसका अपना और उसका खुदा का मामला है जिसके सामने वो खुद जवाबदेह है, और इस तरह उसको आजादी हासिल है। इसी तरह आर्टिकल 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। भी किसी भी खास फिरके के हवाले से या रिलीजन के हवाले से आप कोई भी टैक्सेशन हुकूमत नहीं लगा सकती, ये भी फंडामेंटल राइट में आता है। इस आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन ईटीसी। ये भी बहुत अहम है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि खास तौर पर इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, जिनमें मदरसे भी शामिल हैं, तो उनमें भी उनको सेफ गार्ड होगा। ये भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो आर्टिकल 22 उनको प्रोवाइड करता है। इसी तरह आर्टिकल 23 है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, और इसी तरह आर्टिकल 24 जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ये प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी और 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, विच मीन्स दैट कि इन दो आर्टिकल के जरिए किसी भी पाकिस्तानी को ये हक हासिल है कि वो अपनी जायदाद खरीद सकता है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, और इसी तरह कोई भी चाहे वो हुकूमत ही क्यों ना हो
विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसकी प्रॉपर्टी या उसके प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। इसी तरह आर्टिकल 24 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, इस पर भी रूल ऑफ लॉ पे अगर साथ मिलाएं, आर्टिकल 8 को मिलाएं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात की गई है कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नोबॉडी इज अबव द लॉ, rather all is under the law, even the king is subject to law। इसी तरह आर्टिकल 25 ये है जो बाद में अमेंडमेंट किया गया, राइट टू एजुकेशन। पाकिस्तान में हर बच्चे का हक है कि वो चाहे गरीब है या अमीर, इसी तरह उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी बुनियादी तालीम हासिल करे। और इसी को ही मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान में आजकल प्राइमरी और मिडल और मैट्रिक की सतह पर तालीम मुफ्त है, जो कि किताबें भी प्रोवाइड करते हैं और यूनिफॉर्म्स वगैरह भी देते हैं। ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है एजुकेशन के हवाले से, तो ये राइट टू एजुकेशन के ही देता है। इसके अलावा आर्टिकल 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। पीपी से मुराद पब्लिक प्लेस है, जगह नहीं थी इसलिए मुखाफिफ लिख दिया पीपी पब्लिक प्लेस, कि किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को नहीं रोका जा सकता कि आप फलां शहर में नहीं जा सकते या आप फलां मखसूस जगह में नहीं जा सकते। कोई नो गो एरिया नहीं है किसी के लिए। एक पाकिस्तानी का हक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बिजनेस भी कर सकता है, किसी के कोने में अपनी रिहाइश भी अख्तियार कर सकता है और जहां चाहे घूमे फिरे अपना कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 27 है जो कि ये कहता है कि ये भी सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस है कि सर्विस में भी सबऑर्डिनेट का भी ख्याल रखा जाएगा। इसी तरह ऑफिसर्स और उससे आला तर ऑफिसर तमाम अपने दायरे के अंदर रहते हुए काम करेंगे, कोई भी दूसरे के दायरे में ट्रांसग्रेस नहीं करेगा। और यही हमारा प्रिंसिपल ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के जुमरे में आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि स्टेट के जो 3 ऑर्गन हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, दे ऑल आर at liberty to do work but within their own walls, and they are not entitled to transgress into the boundary of another organ। इसीलिए अब ये लास्ट इसका फंडामेंटल राइट्स का लास्ट आर्टिकल है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। पी से प्रोटेक्शन मुराद है, ऑफ एलजी से लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लोकल गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन को इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है। उसका मतलब यही है सिंपली तौर पर एक आम स्टूडेंट ऑफ लॉ, आम फैम रखने वाले स्टूडेंट लॉ को बताने के लिए वजाहत कर देता हूं कि गवर्नमेंट लोकल इंस्टीट्यूशन लेवल पे गवर्नमेंट जब अपने अख्तियारात डेलीगेट करती है तो फिर निचली सतह तक जो है उसके समरात एक आम आदमी तक पहुंचते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में इस बात को ये लिखकर आर्टिकल 28 के जरिए प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को जो है, क्योंकि वो निचली सतह पर होते हैं, चाहे जितना भी कोई रिमोट एरिया है उसका कोई अपना यूनियन काउंसिल होगी, कोई लोकल बॉडी होगी, तो उस हद तक इख्तियारात होने चाहिए ताकि उस हद तक बजट भी जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।